Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फोर्थ पार्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वर्ब, उसके बारे में चर्चा करेंगे. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लार्जर, सो स्टे विद मी पेशेंटली टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आइए जानते हैं व्हाट इज वर्ब. वर्ब होती क्या है. सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बिना वर्ब के कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता है. व्हाट इज वर्ब. वर्ब होती क्या है. अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, occurrence or state of being. It serves as the core of a sentence indicating what the subject does, what happens to the subject or the state of the subject. In short आप कह सकते हैं a doing word is called a verb. कार्य करने वाला शब्द क्रिया कहलाता है. कहने का मतलब क्या है. ये जो है वाक्य में एक्शन को प्रदर्शित करता है. ये बताता है कि कर्ता क्या करता है, उसके साथ क्या घटित होता है, उसकी स्थिति क्या है. डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर. देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट वन फाइनाइट वर्ब, सेकंड वन नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब होती क्या, पहले ये जान लेते हैं. फाइनाइट वर्ब वह होती है जो वाक्य के कर्ता, उसके नंबर व उसके टेंस के अनुसार बदलती रहती है. व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है. नॉन फाइनाइट वर्ब पर वाक्य के टेंस, उसके कर्ता, उसके नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. यह वाक्य में क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्म, क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करती है. आइए डिटेल में जानते हैं. मैंने इसको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है. मैं समझता हूँ आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा ये चार्ट. वर्ब के दो प्रकार आपको बताए गए. फर्स्ट वन फाइनाइट वर्ब, सेकंड वन नॉन फाइनाइट वर्ब. ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब कितनी तरह की होती है. बेसिकली ये 4 तरह की होती है. फिर उनके क्लासिफिकेशंस होते हैं. मैंने इसमें और एक दो वर्ब्स को शामिल किया है जो आप वीडियो में लास्ट में देखेंगे. सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को ले लेते हैं. फाइनाइट वर्ब 4 तरह की होती है. नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड वन इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड वन लिंकिंग वर्ब, फोर्थ वन ऑक्सिलियरी वर्ब. ऑक्सिलियरी वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब. अब आते हैं सेकंड टाइप की वर्ब पर, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है. पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के भी प्रकार होते हैं. ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. आइए इनको डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में बताते हैं. फाइनाइट वर्ब का जो पहला प्रकार है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया क्या होती है. द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं. शाश्वत किक्ड द बॉल. इसमें किक्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. नेक्स्ट, दे प्ले फुटबॉल. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्ले के बाद फुटबॉल का प्रयोग किया गया है जो कि ऑब्जेक्ट है. तो प्ले को भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसलिए प्ले क्या है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट एग्जांपल, शी हेल्प्स द पुअर. वह गरीबों की सहायता करती है. जो हेल्प्स है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य कर रही है. आप इन सभी वाक्यों में देख रहे हैं कि वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार वर्ब चेंज हो रही है. पहले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सेकंड वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है, और थर्ड वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म तो है लेकिन इसका कर्ता एक वचन है, इसलिए इसके साथ एस भी जोड़ा गया है. नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है. द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. अकर्मक क्रिया जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. आदित्य स्लीप्स पीसफुली. आप देख रहे हैं स्लीप के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन वाक्य आपका पूरा है. वाक्य किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. आदित्य सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, जया वॉक्स एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बेबी क्राइज एट नाइट, बच्चा रात में रोता है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब। आइए डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स डोंट शो एक्शन बट इंस्टेड कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू a subject complement, usually an adjective or noun। लिंकिंग वर्ब्स किसी कार्य को शो नहीं करती हैं, बल्कि उसके स्थान पर क्या करती हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसके पूरक के रूप में कोई एडजेक्टिव या नाउन दिया होता है और वाक्य आपका पूरा हो जाता है, जिससे आप सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू बी बराबर किसके होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर। आप इसमें जो देख रहे हैं ये भी लिंकिंग वर्ब के ही एग्जाम्पल्स हैं, हालांकि ये स्टेटिव वर्ब्स में भी आते हैं। सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, साउंड, टेस्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टीचर, आप देख रहे हैं इसमें मेन वर्ब कोई नहीं दी हुई है, इसमें जो इज है यही मुख्य क्रिया का काम इसमें कर रही है, वाक्य आपका कंप्लीट है। शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। सेकंड एग्जाम्पल, द केक स्मेल्स डिलीशियस, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक्शन कोई नहीं है, कैसा मालूम पड़ता है उसको, केक डिलीशियस, स्वादिष्ट प्रतीत होता है, कार्य कुछ नहीं हो रहा है। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ फाइनाइट वर्ब, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, सहायक क्रिया के रूप में कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, इसमें सबसे पहला प्रकार आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी का। प्राइमरी ऑक्सिलरी के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बी, डू, डज, डिड, हैज, हैड, एटसेट्रा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था बी इज इक्वल टू इज, एम, आर, वाज, वर। बी किसके बराबर होता है, इज, एम, आर, वाज, वर के। यदि कहीं ब्रैकेट में बी दिया हुआ है, उससे पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आप बी के स्थान पर वाक्य के टेंस के अनुसार इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे, वाक्य के कर्ता और उसके नंबर को देखकर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन डिनर, आप इसमें देख रहे हैं जो मुख्य क्रिया है वो ईट है। ईटन क्यों किया गया है, क्योंकि हैव के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में कार्य कर रही है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, गुन्नू वाज डांसिंग, आप इसमें देख रहे हैं मुख्य क्रिया डांस है और वाज क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। नाउ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी भी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती हैं, हालांकि ये कार्यविधि प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्य सहायक क्रिया के रूप में ही करती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी में है जब आ गया तो थर्ड फॉर्म आ गई, इज, एम, आर आ गया तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। Modal auxiliary verb is a subset of auxiliary verbs that express necessity, possibility, permission और ability। इससे क्या प्रकट होता है, necessity, possibility, संभावना, permission, अनुमति, ability, योग्यता प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या होती हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड एटसेट्रा, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी के एग्जाम्पल्स हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। शी कैन सिंग ब्यूटीफुली, आप देख रहे हैं कैन के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, आपको अवश्य अपना गृह कार्य समाप्त कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं मस्ट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फिनिश का प्रयोग किया गया है। नाउ स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब द स्टेट और कंडीशन रेदर देन एन एक्शन। स्टेटिव वर्ब्स क्या किस चीज का वर्णन करती हैं, किसी कंडीशन का वर्णन करती है, स्थिति का वर्णन करती है किसी कार्य की अपेक्षा। दे यूजुअली रेफर टू थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, सेंसेस और पोजेशन। ये सामान्यतः थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, सेंसेस और पोजेशन के बारे में संदर्भित करती हैं। ये कौन कौन सी होते हैं आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, नो, बिलीव, लव, हेट, सीम, बिलोंग, अंडरस्टैंड एटसेट्रा। जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ
हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है। स्पीकिंग के रूप में आप इनमें आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई नो द आंसर, मैं उत्तर जानता हूं। नेक्स्ट, शी बिलीव्स इन मैजिक, वह मैजिक में विश्वास करती है। नाउ फ्रेजल वर्ब, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब होती क्या है? A phrasal verb is a verb made up of a main verb combined with one or more particles such as prepositions or adverbs that change its meaning. जो फ्रेजल वर्ब होती है वो मेन वर्ब को कंबाइन करके, कंबाइन किससे होती है? वो किसी प्रपोजिशन से या एडवर्ब से कंबाइन उसको कर देते हैं, उसका जो अर्थ होता है मेन वर्ब का वो चेंज हो जाता है। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। गिव अप, वैसे गिव माने देना होता है, अप माने ऊपर, लेकिन गिव अप का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? छोड़ना। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? जो मेन वर्ब है गिव है और अप प्रपोजिशन है, दोनों को मिलाकर क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब बन गई। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब उड़ान। पुट डाउन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अप ड्रिंकिंग, मैंने पीना छोड़ दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जया लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, लुक्स आफ्टर का मतलब देखभाल करना। जया अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। अभी तक हम वर्ब के फर्स्ट पार्ट फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम नॉन फंक्शनल वर्ब भी कहते हैं। व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डोंट शो टेंस, पर्सन और नंबर. They are not limited by the subject or of the sentence and don't change from according to the time of the action. Non-finite verb पर वाक्य के कर्ता, उसके नंबर व उसके टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य के कर्ता व उसके नंबर व टेंस के अनुसार उसका रूप नहीं बदलता है। यह वाक्य में क्रिया के सब्जेक्ट, क्रिया के कर्म, क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर देयर. देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फर्स्ट वन इन्फिनेटिव, सेकंड वन जीरंड, थर्ड वन पार्टिसिपल. सबसे पहले हम इन्फिनेटिव के बारे में जानेंगे. व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव को पहचानते कैसे? इन्फिनेटिव का हिंदी अनुवाद ना, नी, ने होता है. मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है. हालांकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके पहले और बाद में टू नहीं लगाया जाता है, ऐसे इन्फिनेटिव को हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. आप स्क्रीन पर एग्जांपल्स को देख रहे हैं कि ईट से पहले टू लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव है, राइट से पहले टू लगा हुआ है, स्लिप से पहले टू लगा हुआ है, ये सब इन्फिनेटिव के एग्जांपल्स हैं. इसका हिंदी अनुवाद ना, नी, ने होता है और जिस क्रिया में ना, नी, ने जुड़ा होता है उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. To swim in the ocean is my dream. सागर में तैरना मेरा सपना है. तैरने में आप देख रहे हैं नानी ने दिया हुआ है, इसीलिए उससे पहले आपने टू लगा दिया और इसमें टू स्विम सब्जेक्ट टू ए वर्ब कार्य कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल, गुनु वांट्स टू लर्न उर्दू. आप इसमें देख रहे हैं वांट्स इसमें मुख्य क्रिया है और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो टू लर्न है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब कार्य कर रहा है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, His goal is to become a doctor. आप इसमें देख रहे हैं इसमें जो to become है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ये क्या है? वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है. नाउ फोर्थ एग्जांपल, he went to the store to buy milk. इसमें उद्देश्य है, वह स्टोर गया, उसका उद्देश्य क्या था? दूध को खरीदना. He made me laugh. आप देख रहे हैं ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जांपल है. मेक के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये बेयर इन्फिनेटिव है. ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया था. नाउ जीरंड. व्हाट इज जीरंड? जीरंड का हिंदी अनुवाद भी नानी ने होता है. जिस वाक्य में जिस क्रिया में ना, नी, ने जुड़ा होता है उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड बन जाता है. जीरंड भी वाक्य में क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्म, क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करता है. फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ईट में आईएनजी लगाने से ईटिंग बन गया.
राइट में आईएनजी लगाने से राइटिंग बन गया, स्लीप में आईएनजी लगाने से स्लीपिंग बन गया, ईटिंग का मतलब खाना, राइटिंग का मतलब लिखना, स्लीपिंग का मतलब सोना। सब में आप देख रहे हैं नानी ने का अनुवाद निकल रहा है। कुछ खास वर्ब होती है जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया ही जाता है, वो हम जब डिटेल में जीरन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स के बारे में वीडियो बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। अभी हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में आपको हम इन चीज़ों को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज फन, तैरना एक फन होता है। इसमें स्विमिंग किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हुए वर्ब का। सेकंड एग्जाम्पल शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, एंजॉय के बाद हमेशा जी लेने वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो रीडिंग है ऑब्जेक्ट हुए वर्ब, वर्ब के कर्म के रूप में कार्य कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल आदित्य इज गुड एट स्विमिंग, इसमें आप देख रहे हैं कि स्विमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ प्रपोजिशन। इसमें जो जीरंड है वो क्या है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल्स, आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग लास्ट ईयर, मैंने गत वर्ष पीना छोड़ दिया था या रोक दिया था या बंद कर दिया था। इसमें क्या है, ड्रिंकिंग कॉम्प्लीमेंट हुए वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में कार्य कर रहा है। नाउ the most important part of English grammar, that is participle. There are three types of participle. First one present participle, second one past participle, third one perfect participle. इसमें perfect लिखना छूट गया है, यहाँ पर आप perfect लिख सकते हैं, perfect। ये perfect participle। प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल में क्या है, इसमें भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वर्ब की चार फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म कहते हैं। सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट फॉर्म होती है, और जो थर्ड फॉर्म होते हैं उसका जो ग्रामेटिकल नेम है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया, फिर जब आप पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे तो उसमें मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। और ये जो थर्ड वन है, इस परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत एक कार्य शुरू होते ही दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें कार्यों के बीच में निरंतरता प्रकट होती है। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, हुई, हुए, कर, पर आदि होता है। जिस क्रिया के पीछे ये अनुवाद दिए होते हैं उसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसा कि आप वर्ब में भी आपने देखा होगा, किसी वर्ब की चार फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगा रहता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। टर्निंग टू द राइट यू विल सी अ क्लॉक टावर, आप देख रहे हैं दाहिनी ओर मुड़ने पर आपको एक क्लॉक टावर दिखाई देगा। मतलब जैसे ही आप मुड़ेंगे तुरंत आपको दिख जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी बिटवीन द वर्ब्स है। सेकंड एग्जाम्पल, द रनिंग वाटर इज कोल्ड, बहता हुआ पानी ठंडा होता है। कौन सा पानी, जो बह रहा होता है, कंटिन्यूटी होती है कार्य में, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शॉट अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने उड़ती हुई चिड़िया को मार दिया। मतलब कौन सी चिड़िया मारी हमने, जो उड़ रही थी, लगातार उड़ रही थी, उसको मैंने मार दिया। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, आई सा सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग ऑन ए वाइन, मैंने अंगूर के गुच्छे देखे जो बेल पर लटक रहे थे। किन गुच्छों को देखा उन्होंने, लटके हुए को, जो लटक रहे थे लगातार। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, बीइंग थर्स्टी आई टुक वाटर, प्यासा होने पर मैंने पानी ले लिया। नाउ पास्ट पार्टिसिपल, जैसा कि आप जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल का सीधा मतलब क्या होता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। जब पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य होता है। पास्ट पार्टिसिपल का हिंदी अनुवाद भी हुआ, हुई, हुए होता है, लेकिन इसके अंतर्गत कार्य समाप्त हो जाता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, हुई क्या प्रदर्शित करता है, कार्य का जारी रहना प्रकट करता है, जबकि इसमें कार्य समाप्त हो चुका होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द ब्रोकन वेस वॉज एक्सपेंसिव, ब्रोकन टूटा हुआ वेस
कैसा था? एक्सपेंसिव था, काफी महंगा था। कौन सा? जो टूट चुका था, टूटा हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फाउंड माई लॉस्ट कार। मुझे मेरी खोई हुई कार मिल गई। कौन सी कार मिल गई? जो खो चुकी थी वो मिल गई। इसका मतलब लगातार उसके सामने खो नहीं रही है, वो खोई हुई थी, वह मिल गई। इसका मतलब कार पहले समाप्त हो चुका था, बाद में उसको मिल गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सॉ अ डेड स्नेक। उसने एक मरा हुआ सांप देखा। कौन सा सांप देखा? जो मर चुका था, ना कि उसके सामने मर रहा था। तो इसमें भी कार्य समाप्त हो चुका है। तो डेड स्नेक, इसमें डेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत एक कार्य पूर्णतः समाप्त होने के पश्चात दूसरा आरंभ होता है। इसकी हिंदी अनुवाद पश्चात या बाद होता है। बेसिकली आप जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें आफ्टर वाला जो वाक्य होता है ये वही होता है। आप इसको पास्ट परफेक्ट के आफ्टर वाले रूल से भी इसको बना सकते हैं और हैविंग का प्रयोग करके भी आप इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैविंग के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई स्लेप्ट। अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात में सो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग क्लोज्ड हिज शॉप ही वेंट टू वॉच अ मूवी। अपनी दुकान बंद करने के पश्चात वह फिल्म देखने गया था। Thank you so much friends for staying with me so long. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.